नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आमतौर पर चुनाव के ठीक पहले या जिस दल की सत्ता होती है, जो रेवड़ियां बांट रहा होता है, वो भी चुनाव से कुछ दिनों पहले इस तरीके की योजनाएं लेकर आता है कि जो आम वोटर है उसकी जेब में सीधे सीधे पैसा पहुंच जाए, डीबीटी के माध्यम से कैसे भी, लेकिन फ्री का, मुफ्त का, बिना कुछ काम किए ये पैसा जो पहुंच जाता है, वो एक तरीके से राजनीतिक दलों का अचूक हथियार बन गया है। फ्री की रेवड़ियां बांटकर, स्कीमें देकर अब चुनाव दर चुनाव राजनीतिक दल सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और अब इस बात की होड़ लग गई है कि कौन सा दल ज़्यादा रेवड़ी देता है और किसकी रेवड़ी पहुंचाने की जो मशीनरी है, या रेवड़ी की बात आम मतदाता तक पहुंचाने की जो मशीनरी है, कितनी स्ट्रांग है, इस बात पर अब जीत हार निर्भर करने लगी है। एक तरीके से ये भी अब बहुत सारे विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि अब ये चुनाव नेचुरल नहीं रहा। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे हम चुनाव कहते हैं, ये अब नेचुरल नहीं रहा। अब इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, और वो इन्फ्लुएंस होता है अलग अलग तरीके से। विपक्ष कहता है कि वोट कट जाते हैं, विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष इन्फ्लुएंस करता है, सरकारी मशीनरी का प्रयोग करता है। लेकिन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस फ्री बीज है। फ्री बीज यानी कि रेवड़ियाँ, यानी कि बिना कुछ किए मुफ्त में दे देना। तो ये एक अचूक हथियार है, और ये इसको लेकर रिजर्व बैंक और तमाम आर्थिक संस्थाएं भी इस बात को कह चुकी हैं कि बड़ा खतरनाक है। श्रीलंका जैसे देशों में भी हालत खराब हो चुकी है, और रेवड़ियों को लेकर अभी कल ही हमने एक चर्चा की थी इस मंथन कार्यक्रम में। एक वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने चुनाव में रेवड़ियों के इम्पैक्ट को साझा किया, और उसके बाद ये मीडिया में चर्चा में आया तो कि दिल्ली सरकार 31 साल में पहली बार घाटे में आई है, वो भी रेवड़ियों के कारण। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पदारूढ़ होने जा रही, उसने भी 25,000 करोड़ के वादे कर दिए हैं। तो क्या होगा? तो आर्थिक स्थितियां गड़बड़ा रही हैं, सारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, और फ्री की रेवड़ियां एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं जो नेचुरल चुनावी प्रक्रिया है। इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने इन स्कीमों को लेकर बेहद नाराजगी जताई और कहा कि फ्री बीज यानी मुफ्त रेवड़ी कल्चर बहुत ही खतरनाक है। फ्री बीज की मंशा पर सवाल उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फ्री में राशन और पैसा मिल रहा है, इसलिए लोग काम नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी गरीबी उन्मूलन पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनावों के दौरान मुफ्त की स्कीमों की घोषणा किए जाने के कारण लोग काम करने से बच रहे हैं और देश के विकास में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों के कारण लोग काम करने से बचने लगे हैं। जस्टिस गवई ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा है। उन्हें मुफ्त में अगर राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कुछ काम किए ही उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, उन्हें सारी सुविधाएं मिली जा रही हैं, तो फिर लोग काम क्यों करेंगे? तो फ्री की रेवड़ी क्या टेंशन बढ़ा रही हैं, या फिर ये आज सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या अब इस देश में ये बहस नहीं छिड़नी चाहिए कि फ्री बीज जो है, मुफ्त की रेवड़ियाँ, वो भारत जिसकी युवा शक्ति की हम बात करते हैं कि भारत बहुत प्रोडक्टिव देश है, भारत की युवा शक्ति है, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की ताकत है, लेकिन जनसंख्या तो काहिल होती जा रही है, मुफ्तखोरी की आदत उसको पड़ती जा रही है। एक पहलू ये है कि सामाजिक व्यवस्था के तहत लोगों को ये दिया जाना चाहिए, लोग गरीब हैं, ये इसके वकील हैं, इसकी वकालत भी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने इस बात को कहा कि लोग काहिल होते जा रहे हैं, कामचोर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको मुफ्त में सब मिलता जा रहा है। तो वो
देश के विकास में, देश के आगे बढ़ने में वो भागीदारी नहीं ले रही है। बहुत चिंता का विषय है। इससे तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और आज मंथन में इसी सवाल पर हम बात करेंगे। तो रेमेडियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और एक नए एंगल से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा और कहा कि इससे देश के विकास में बाधा आ रही है। चुनावों के दरमियान कुछ पुराने बयान आपको हम नेताओं के सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को इसे जन सुरकारी स्कीम कहा गया। बाद में केजरीवाल ने खुद ही कहा कि ये रेवड़ियां हैं और अरविंद केजरीवाल की कॉपी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी की। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। इस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं। वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। तो गारंटियों की होड़ है। ये केजरीवाल की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। लेकिन ना तो केजरीवाल अपनी जेब से कुछ बांट रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी। हमारा आपका पैसा है और जनता का पैसा जो देश के विकास में लगना चाहिए वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। बहुत कठोर बात मैं कह रहा हूं कि क्या इस देश के युवाओं को जिन्हें काम करना चाहिए, क्या उन्हें मुफ्तखोरी की आदत पड़ रही है? इस ओर सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं। शायद आज इस विषय पर देश में शायद ही कोई चैनल या कोई मीडिया हाउस इस पर चर्चा आज कर रहा हो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर। लेकिन मुझे लगा कि ये सीधे सीधे देश की तरक्की और देश की खुशहाली से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस पर आज चर्चा करी जानी चाहिए। इस पर हम आज इस कार्यक्रम में इस चर्चा को लेकर भी आए। हमारे साथ बहुत ही विद्वान लोगों का पैनल जुड़ रहा है। इस देश और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, सामाजिक विषयों पर बहुत सारा काम करने वाले, तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कंसल्टेंट के रूप में काम करने वाले, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व विभागाध्यक्ष डीन प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ कुंडू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद, आभार आपका वक्त देने के लिए। और अशोक यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। चूँकि ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत विद्वान इस कार्यक्रम में भी आगे भी जुड़ेंगे, तो मेरा अनुरोध होगा राजनीतिक लोगों से खास तौर पर कि जब कोई एक्सपर्ट बोल रहा हो तो बीच में कृपा करके वो ना बोलें, क्योंकि एक्सपर्ट की अपनी एक रिदम और लय होती है और जब वो बिगड़ जाती है तो चर्चा फिर किसी और दिशा में चली जाती है। प्रोफेसर कुंडू से हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवाई ने इस बात को आज कहा, शहरी गरीबी उन्मूलन पर वो एक मसले की सुनवाई कर रहे थे और आपने तमाम शहरी गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण, सेमी अर्बन तमाम प्रोजेक्ट को आपने दिशा दी है, काम किया है आपने देश और दुनिया में, और तमाम जगह आप एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा नहीं किया है डॉक्टर साहब कि जो हम चुनाव जीतने के लिए एक नया तरीका
वो आधिकारिक तरीका है। एक तो आप जाके किसी को नोट बांट दीजिए हाथ में, तो कहा जाएगा चुनाव आयोग कहेगा आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। और आप वादा कर दीजिए कि चुनाव बाद आपको हम देंगे, और जिनकी सरकारें वो चुनाव से पहले भी दे देते हैं, डायरेक्ट सीधे ले लो भाई। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाला मसला है। और उससे सुप्रीम कोर्ट ने 4 कदम आगे की बात की है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इससे लोग काहिल बन रहे हैं, कामचोर बन रहे हैं, देश के जो विकास है उसकी मुख्य धारा में नहीं जोड़ रहे हैं। जस्टिस गवाई ने कहा कि इन्हें मुख्य धारा में लाओ, मुफ्तखोरी की आदत क्यों डाल रहे हो? प्रोफेसर कुंडू, एक चीज मैं बता दूं जी कि स्क्रीन पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को दिखाई और सुनाई दे रहा होगा। नहीं, आपको दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुतमईन रहिए। और मैं अभी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि वो आपको सारी चीजें दिखें। कोई बात नहीं, मुझे ना दिखे तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं जी कि चुनाव के पहले जो सारे राजनीतिक दल एक प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं जी। फ्रीबीज अनाउंस करने जी। की, उसकी एक वजह है। हमारी डेमोक्रेसी की एक दुखद सच्चाई ये है कि लोगों का पार्टियों पर दीर्घकालीन विश्वास हट गया है। वो ये वादा कहते हैं कि हमारे विकास का दर 10% हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य का स्टैंडर्ड विदेशों के बराबर हो जाएगा, शिक्षा का स्तर जो है अमेरिका के बराबर हो जाएगा। ऐसे वादों पर उनका विश्वास हट गया है। उसकी वजह यह है कि देखने को मिला है कि जो एजेंडा चुनाव में, जो दीर्घकालीन एजेंडा घोषित किए जाते हैं, उसको पूरा नहीं किया जाता। इसीलिए ये शॉर्टकट अपनाया है कि भाई हमें आप वोट दीजिए, आप 3 महीने में आप देखेंगे, आप ये हम चीज़ें आपको देंगे। तो ये फ्रीबी का कल्चर जो है, जो निश्चित रूप से ओवरऑल बजट को खराब कर देता है, एक दीर्घकालीन विकास का पर्सपेक्टिव को खत्म कर देता है। अगर आप इसी तरह वेलफेयरिज्म करके, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, अगर आपके जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं के पहुंचाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार लाने की, उसके लिए आपके पास काबिलियत बहुत कम हो जाती है। जो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये दुखद बात है। और इसके लिए एक पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलना पड़ेगा कि लोगों को ये विश्वास आ जाए कि ये अगर ये सरकार कह रही है कि दीर्घकालीन ये एजेंडा है तो उस पर अमल करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, उसमें मुझे कुछ बात तथ्य से मिसमैच नजर आता है जी। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था, 1930 की बात है, उन्होंने कहा था कि आज से 3-4 दशकों में या 5-6 दशकों में लोगों का काम करने की जो जरूरत है वो कम हो जाएगा। लोग कम काम करेंगे। क्यों? क्योंकि तकनीकी प्रोग्रेस इतनी हो जाएगी कि हम इतना उत्पादन कर लेंगे कि काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मेरे जो पोती पोते हैं जी, वो 15 घंटे प्रति हफ्ता काम करेंगे जी। इस पर 15 नोबेल लॉरिएट्स को लगाया गया कि क्या यह सही है कि लोगों को जब चीजें मिलने लगे हैं बहुतायत से, सरकार की तरफ से मिले, टेक्नोलॉजी की वजह से मिले या किसी भी पॉलिसी की वजह से मिले, क्या लोगों की काम की इच्छा कम हो जाती है? काम कम हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में ग्लोबली आवर्स ऑफ वर्क, काम करने के घंटे जो है वो कम नहीं हुए हैं। कुछ देशों में, जर्मनी में थोड़ा कम हुआ है, यूरोप में, लेकिन जापान में वर्कहॉलिज्म है। वर्कहॉलिज्म अमेरिका में भी है। वर्कहॉलिज्म मतलब काम करने की लत, और उसको अल्कोहलिज्म से भी बुरा माना जाता है कि आदमी घर में फाइल लेके आता है, अपना परिवार को बदल देता है। उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप ज्यादा काम न करें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आप आंकड़ों से, चूंकि मैं आंकड़ों से ही अपने तथ्यों को निकालता हूं, अपने आर्गुमेंट को निकालता हूं। एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी हुई थी जी 1990 में, 19 प्रोग्राम्स को रिव्यू किया था, जिसमें एक बेसिक इनकम दिया जाता था। आप काम के ऊपर निर्भर नहीं है, इतना आपको सबको मिलेगा। और ये देखा गया, क्या ये जो बेसिक इनकम दिया गया, जो फ्रीबी की तरह है कि आपको इतना मिलेगा ही, इसकी वजह से लोगों की क्या काम करने की इच्छा कम हो गई, वो कम काम करने लगे। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सुधरी और उनके आवर्स ऑफ वर्क में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, उसमें बढ़ा है। उसी प्रकार मैंने 2-3 कंट्रीज को देखा है जहां पर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, जो मतलब आपको आमदनी मिलेगी, आप काम करें चाहे ना करें।
उसकी वजह से फिनलैंड का मैंने आंकड़े देखा, उसमें देखा कि जिनको ये बेसिक इनकम मिलता है फ्री, उनमें कोई काम करने की इच्छा कम नहीं हो जाती, रादर वो उनका आवर्स वर्क और बढ़ जाता है। जी लेकिन ये बात सही है, कुछ कुछ देशों में ये देखने को मिला है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ है, अगर आपकी आमदनी इस अमाउंट से कम है, तो फिर आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो कट ऑफ पॉइंट अगर गलत ढंग से डिजाइन किया हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम काम ना करें ताकि हमारी आमदनी इससे ज्यादा ना हो जाए। ये ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिला है, लेकिन इन जनरल मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह बेसिक इनकम देने से इंसान की प्रवृत्ति यह है कि अर्थशास्त्र का पहला सिद्धांत यह है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। अगर आपके पास सिर्फ 8-10 जरूरतें हैं, अगर 5 जरूरतें पूरी हो गई तो बस बाकी हम काम करना बंद कर देंगे, ये मानविक प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं कि यह धारणा कि लेजीनेस हो रहा है, लेथार्जी हो रहा है, लोग काम करना दिल्ली में बंद कर दें। मैं समझता हूं केरला में वेलफेयरिज्म काफी अधिक है, वहां पर काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है, लोग काम करना चाहते हैं। तो ये जो सहसंबंध बताया गया है, दोनों में जो रिलेशनशिप बताया गया कि फ्रीबीज की वजह से जो है वो लेथार्जी बनेगी, काम करने की इच्छा कम हो जाएगी, इसका कोई मुझे एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिलता। प्रोफेसर कुंडू, बहुत तथ्यों के साथ आपने चीज़ों को रखा, बहुत सारे उदाहरण देशों के रखे, विश्व के तमाम देशों में आप भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फ्री ब्रीज बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, इससे देश का विकास हो जाएगा, या फिर इस पर कुछ विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए राजनीतिक दलों को? ये नहीं कि धड़ाधड़ चुनाव जीतते जाओ और अपनी सरकारें बनाते जाओ और सरकारी खजाना लुटाते जाओ। जी, आपने मुझसे पूछा? जी जी। अच्छा, नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, हमने एक मिनिमम वेजेस की गारंटी दी है, वो हम फुलफिल नहीं कर पाते। अगर आप देखें कि 70% डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम वेजेस हम नहीं लागू कर पाते। इसीलिए अगर कुछ क्रिटिकल इनपुट्स हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा की, उसमें अगर फ्री बीज लाया जाता है, किताबें अगर दी जाती है, मिड डे मील दिया जाता है, वो मुझे लगता है सही है। लेकिन मैंने दिल्ली के मंत्री जी से पूछा था कि वसंत कुंज में मैं रहता हूं, जहां पर औसतन 2 गाड़ियों से ज्यादा है लोगों के घरों में, वहां पर अगर अब बिजली, मुझे 3-4 महीने बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ता क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं। ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। ये मिडिल क्लास का टारगेटिंग जो है वो गलत है। उस प्रकार के फ्री बीज से निश्चित रूप से देश को नुकसान होगा। एक और चीज मैं बता दूं, अगर इंडिविजुअल लेवल पे गरीबों पर टारगेटेड अगर क्रिटिकल एरिया में अगर दे रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर आप कंपनियों को फ्री बीज दे रहे हैं कि अगर आपकी प्रॉफिट रेट बहुत कम है, अगर आप क्राइसिस में हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको कर्ज माफ कर दिया जाएगा, ये फ्री बीज जब कंपनी को दिया जाने लगता है इसी आर्गुमेंट से, वो निश्चित रूप से गलत होगा। और मुझे लगता है कि टारगेटेड अगर हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, उसकी जरूरत है, क्योंकि अभी भी हम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम जो वेजेस हैं, उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारी अलग अलग सेक्टर्स में स्थिति ऐसी नहीं है कि जो मिनिमम आमदनी जो घोषित किया है सरकार ने, उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इसलिए कुछ तो गुंजाइश है कि क्रिटिकल वेलफेयर इंस्ट्रूमेंट्स को हम बरकरार रखें। थैंक यू, आप बने रहिए प्रोफेसर कुंडू। बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आपने हमारे दर्शकों को इन चीज़ों को समझाया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वही बात घूम फिर कर आ गई जो बार बार ही कही जाती है कि बड़े बड़े उद्योगों का हजारों लाखों करोड़ रुपया माफ़ करना ये खतरनाक है। अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई में अगर जो लोअर मिडिल क्लास है या गरीब तबका है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको अगर फ्री बीज रेमडी दे दी जाती है तो उससे कोई हर्ज है नहीं। और प्रोफेसर कुंडू ने एक बात को रूल आउट कर दिया, एक तरीके से खारिज कर दिया कि जिन लोगों को फ्री बीज मिलता है ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, चूँकि वहाँ एक चुनौती है कि आपकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी देशों में काम करने के लोगों के घंटे कम नहीं हुए, काम करने के लोगों की प्रवृत्ति नहीं कम हुई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है, बहुत दिलचस्प डेटा है। हमारे साथ सामाजिक चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर ओम सुधा भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। और रुख मैं करूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक यादव का। अशोक यादव, इसको लेकर आज रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है और कहा है कि भाई ये लोगों को कामचोर, काहिल, लाचार बना रहा है।
जबकि स्टडी अभी आपके इस शो में ही देश के और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर कुंडू ने इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा, कहा कि नहीं ये चीज़ें अलग हैं। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें उठाई वो भी कहीं ना कहीं जो आजकल के दल हैं, राजनीतिक दल हैं, आपकी ही पार्टी पर आरोप लगता है कि आप हजारों लाखों करोड़ का कर्ज उद्यमियों का माफ़ कर देते हैं। वही बात उन्होंने कही कि अगर कंपनियों, उद्यमियों, इनका अगर आप कर्ज माफ़ करेंगे तो देश की जो कैपिटल पूंजी है, जो विकास के लिए पूंजी है, उसका ह्रास होगा और उससे देश को नुकसान होगा। तो क्या इस तरह की चीज़ें कि मुफ्त में खजाना बांटते रहो, चुनाव जीतते रहो, खैर आप तो हाँ ही कहेंगे क्योंकि आप भी उसी रास्ते पर हैं, लेकिन आप दिल में हाथ रख कर कहिए कि क्या ये देश के हित में है क्या? अशोक यादव बोलिए। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि जस्टिस गवई साहब ने आज जो टिप्पणी की है वो शहरी गरीबी उन्मूलन का केस देख रहे थे, तो उसी बीच उन्होंने सरकार जो भी वहां वकील थे उनसे बात की और उन्होंने ये एक टिप्पणी की कि ये फ्री की रेवड़ियां। इससे पहले उन्होंने बिल्डोजर पर भी कहा था। उससे पहले जस्टिस गवई साहब ने जजों के लिए कहा था कि जज अपना प्रचार बंद कर दें अपने प्रमोशन के लिए। जस्टिस गवई साहब की टिप्पणियां हैं और जस्टिस गवई साहब ने मुझे लगता है सामाजिक कई ऐसे मुद्दे हैं जहां जस्टिस गवई साहब ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी दी है और उनका व्यक्तिगत है तो अच्छा, जज है, जस्टिस है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आप सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं बार बार, सरकार, आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपको काम करने की इच्छा है और वहां पर आपको अगर 2 रुपए का सहारा मिलता है तो मुझे लगता है कि आपको 2 रुपए का सहारा मिला इसलिए मिला कि आप आगे काम कर। हमने इसलिए नहीं दिया कि आप 2 रुपए लेके बैठ जाए और अपना खर्चा चला के और शांत जिंदगी ठंडे जिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है वो ये है कि हम आपको कुछ सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, उनका सहारा लेके आप देश की उन्नति में आप आगे योगदान दें, आप काम करें। आपको इसलिए नहीं है कि मैंने आपको फ्री का दिया और आप उसके बाद खाली बैठ गए कि अब साहब हमें फ्री का मिल रहा है, मैं कोई काम नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वरोजगार की बात इसीलिए करते हैं कि जब हमने आपको कुछ दिया है, आपको थोड़ा सा राहत मिली, आप खाली पेट नहीं है, उसके बाद आप काम बहुत अच्छे से करेंगे, हम इसलिए फ्री की बांट रहे हैं। अब उसको जस्टिस प्रोफेसर कुंडू साहब बता रहे थे, उनके बातों में तथ्यता है, सही है, तो उसको आपके देखने के जब आप राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो आपके पैरामीटर्स कुछ और होते हैं, जब उसको आप सामाजिक दृष्टि से देखते हैं तो आपके पैरामीटर्स कुछ और होते हैं। लेकिन अगर आप उसको आपको 2 रुपए मिल जाते हैं तो आप उसका 10 रुपए का काम करने के लिए आपको सक्षम है। और सरकार जो दे रही है, मुद्रा योजना की बात करें, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, तो ये योजना जो सरकार बना रही है, ये योजना तो बहुत अच्छी है अशोक यादव, बहुत अच्छी योजना है अशोक यादव, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन जो सीधे सीधे पैसा चला जा रहा है जेब में, जो सीधे वो दिक्कत है, उसको लेकर उन्होंने कहा है ये योजना तो बहुत अच्छी है। अगर आप हमें कोई पैसा मिल रहा है और हम मेहनत करके अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? बोलने देंगे तो दुर्गेश जी पूरी बात देखिए। अब मालूम क्या है, आपने कहा कि स्पेशलिस्ट बैठे हैं, उनकी बात सुननी है, मैंने प्रोफेसर कुंडू जी की बात पूरी सुनी, तो आपको अब मेरी बात सुनने के लिए कम से कम धैर्य रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं। नहीं देखो, ये गाइड मत करो भाई, देखो ये हमारा अधिकार मत छीनो भाई, ये गलत बात है। ये गलत बात, हमें गाइड मत करो। ये दिक्कत है राजनीतिक दलों में, आप में ज्यादा है, दूसरों में भी है। ये हम नहीं बर्दाश्त करते। हम भी 35-36 साल का हमारा करियर है, हम ये बर्दाश्त नहीं करते। ये गलत बात है। बोलिए अशोक। इसी पर आपको बताते हैं, जस्टिस गवई साहब ने बिल्डोजर पर कहा था, फिर सरकार ने, जहां आप लोग जिसको बदनाम करते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर के लिए फेमस है, कोई बदनाम नहीं करता। कौन किसको कह रहे हो, किस हवा में हो? मतलब क्या चश्मा पहन कर आए हो कि कोई बदनाम करेगा? बदनाम करने के लिए बैठे हैं क्या कोई यहाँ पे? बोलिए। का सम्मान है। देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो ठीक करिए अपना, ऑडियो ठीक करिए, ऑडियो ठीक करिए। सरकार आपको प्रोत्साहन दे रही है, सरकार आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको मौका दे रही है। सरकार अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मौके को आगे अपनी उन्नति के लिए यूज करना चाहते हैं या आप खाली बैठना चाहते हैं।
अगर आपको लगता है कि सरकार फ्री की रेवड़ी दे रही है और हम उनको संतुष्ट है, आपको बेरोजगार बना रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार आपको बेरोजगार नहीं बना रही है, सरकार आपको अपाहिज नहीं बना रही है। सरकार आपको चलने के लिए सुविधाएं मुहैया करा रही है कि आप चले और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। और अगर आप कहते हैं कि बिजनेसमैन या व्यापारियों के कर्जे माफ की, तो वहां पर आपको एक बात बता दें कि देश के आर्थिक योगदान में व्यापारियों का बड़ा योगदान होता है। और अगर वहां पर सरकार उसको खड़ा करने के लिए उनकी मदद करती है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो सरकार को फायदा दे रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स पेयर है। उनका टैक्स मालूम है कितना है? उनका टैक्स कितना है अशोक यादव? उनका टैक्स कितना परसेंट पता है आपको ना? गलत कर रही है। जो लोग जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, वो कितना टैक्स दे रहे हैं आपको पता होगा। इस देश का 70% टैक्स आम आदमी दे रहा है। आम आदमी 70% टैक्स आम आदमी दे रहा है, ये आपको पता होगा। टैक्स वाली बात मत लाइए। प्रोफेसर बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व जज हैं, आपका भी बहुत स्वागत। प्रोफेसर ओम सुधा, आपकी तरफ हम आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट आप देखिए, आपको पूरी बातें देखनी पड़ेंगी। आप सरकार को घेर के सरकार को बदनाम करने कौन सा चश्मा पहन कर आते हो? कौन सा चश्मा पहन कर आते हो? मतलब एक चश्मा लगा लेते हो 3D वाला, वही बस वही देखते रहोगे। कौन सरकार को बदनाम कर रहा? अगर सवाल पूछेगा तो सरकार को बदनाम कर रहा है। सुनने की आदत डालो अशोक यादव, सुनने की आदत डालो भाई, आदत डालिए, आप आदत डालिए। सरकार को कौन बदनाम कर रहा है? आप एक चश्मा पहनकर ऐसे आते हैं और सरकार को बदनाम कर रहा, सरकार को बदनाम, इससे आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे पार्टी में। आप इससे नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे, ये गलत बात है। सरकार को कोई नहीं बदनाम कर रहा। सरकार, जो जस्टिस गवाई ने कहा उस पर चर्चा हो रही है। सरकार को कौन बदनाम कर रहा है? सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं, हम बदनाम कर रहे हैं। बोला तो अच्छी बात है, उनका अपना विचार है, तो उन्होंने अपना टिप्पणी की, तो हम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अशोक यादव की आवाज ठीक की जाए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं अशोक यादव को। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद अशोक यादव की आवाज जब ठीक होगी तो उनकी पूरी बात सामने आएगी। फ्री की रेवड़ियाँ क्या कामचोरी बढ़ा रही हैं, देश में लोगों को काहिल बना रही हैं? जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने आज इस बात की आशंका जताई और कहा कि जो ये चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल रेवड़ियाँ बांटते हैं, ये हितकर नहीं है, देश के विकास में बाधा है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बीडी नकवी साहब पूर्व जज हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख प्रोफेसर ओम सुधा का करेंगे। डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक चिंतक हैं। प्रोफेसर ओम सुधा, ये बताइए कि सरकारें जो हैं, विभिन्न सरकारें, एक सरकार की बात नहीं हो रही, तमाम सरकारें और तमाम राजनीतिक दल, एक पैटर्न हो गया कि भाई कोई स्कूटी दे दो। पहले ये आज से 20-30 साल पहले जयललिता, करुणानिधि मंगलसूत्र बांटा करते थे साउथ में, कहीं टीवी बांटते थे, कहीं मंगलसूत्र बांटते थे, ये सब करते थे। तब तक उत्तर भारत की राजनीति में इसका चलन नहीं था, मुफ्त की रेवड़ियों का। स्कीमें होती थी कि हाँ, लॉन्ग टर्म योजना, जैसे अभी प्रोफेसर कुंडू ने कहा कि दीर्घकालिक योजना राजनीतिक दल बनाते थे, पंचवर्षीय योजना बनाती थे, 20 सूत्री कार्यक्रम बनते थे। लेकिन एक बात प्रोफेसर कुंडू ने कही कि दीर्घकालिक योजनाओं पर अब जनता का विश्वास उठ गया है। तो राजनीतिक दलों को दीर्घकालिक योजनाओं पर जनता के बीच विश्वास कायम करना एक बड़ी चुनौती है। और अल्पकालिक जो शॉर्ट टर्म योजनाएं हैं कि स्कूटी दे देंगे, 2,500 रुपया दे देंगे, मुफ्त में बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, घर तक छोड़ाएंगे, बस भी दे देंगे, ये जो हैं ये बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो रही हैं और राजनीतिक दल धड़ाधड़ चुनाव जीत रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी भी कर्नाटक और हिमाचल में ये काम करके आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी ने धड़ाधड़ 4 राज्य जीत लिए। और जज साहब इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। प्रोफेसर ओम सुधा, मेरी आवाज आ रही है दुर्गा? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। सभी को जय भीम। एक तो ये है कि मुझे इस बात से ही आपत्ति है कि ये फ्री की रेवड़ियां हैं। अगर हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखें, उसमें एक हिस्सा 3 शब्द आता है, लोक कल्याणकारी गणराज्य।
और भारत एक लोक कल्याणकारी गणराज्य है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा बुरा भी लग सकता है किसी को, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार के तरफ से चाहे स्कूटर मिले, लैपटॉप मिले, चावल मिले, पानी मिले या बिजली बिल माफी हो, सरकार अपने बाप के घर से देता नहीं है। ये जनता के ही टैक्स का पैसा है और लोक कल्याणकारी देश होने के नाते यह सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी खजाने से दिया जाता है। लेकिन अभी जो अमिताभ कुंडू साहब अपनी बात कर रहे थे, उनकी बात इतनी तथ्यपरक थी कि किसी बात को आप जो है ओवरलैप हम लोग नहीं कर सकते। काफी तथ्यपरक तरीके से उन्होंने बात कही और ये जो बात कही कि जो है दीर्घकालिक योजनाओं का मसला है, बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूं कि राजनीति भी अब 2020 जो है क्रिकेट मैच की तरह हो गया। इंस्टेंट सब कुछ होना चाहिए, इंस्टेंट दिखना चाहिए। तो इस वजह से भी एक फैक्टर ये भी है क्योंकि राजनीति पिछले एक दशक में भारत की राजनीति में बड़े बदलाव हुए हैं। उसमें एक बदलाव यह भी है, यह जो साउथ से आ गया है इधर 2020 जैसा, ये अच्छा भी है। इसके बहाने जो है जनता को फायदा, सीधे लाभ मिल जाता है क्योंकि सरकारों का जो रवैया है, ऐसा नहीं कि सरकार दीर्घकालिक योजना लाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखें अभी ही जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप बताइए 10 साल से, एक दशक से ज्यादा हो गया, आपने जो चावल गेहूं जो कुछ भी देते हैं, क्या आपने जनता को सक्षम बनाने के लिए रोजगार की कितनी संभावनाएं दी? एक उदाहरण, जैसे सरकार ने बैंकों के माध्यम से स्टार्टअप योजना शुरू की। मैं अपने जानकार एक दलित लड़की को जानता हूं जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और वो स्टार्टअप लोन के लिए पिछले 1 साल से बैंक का चक्कर काट रही है और बैंक कह रहा है कि जो है आपका जो है स्कोर पूरा, सिविल स्कोर पूरा नहीं है, आप स्टार्टअप स्टैंडअप लोन के लिए पैसा दे रहे हैं, कहां से सिविल स्कोर पूरा कर पाएगा? आप समझिए ये। और ये सिर्फ एक उदाहरण मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे जानकार हैं इस मसले में, मैंने खुद बैंक मैनेजर से मुलाकात की थी। ये एक सैंपलिंग के तौर पर मैं बता रहा हूं जी। यानी एक तो सरकार की कोई योजना इस तरह की जो दीर्घकालिक योजना हो, जो रोजगार के अवसर पैदा करें, वो दिखती नहीं है। स्थिति है, फैक्चुअल स्थिति यह है कि पिछले 46 ईयर्स में, यह आंकड़े मैं बता रहा हूं, 46 साल में देश कभी इतना बेरोजगार नहीं था जितना आज है। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कोई उस तरह का काम किया नहीं। दूसरी बात, और जो भी योजनाएं हैं सरकार की, उनकी स्थिति यह है कि लोन दे रहे हैं आप बिजनेस के लिए तो वो दे नहीं पा रहे हैं। बैंक किस तरह घुमाता नचाता है, मुझसे ज्यादा दुर्गेंद्र जी आप वाकिफ होंगे कि क्या जमीनी हकीकत है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर सरकार इस तरह का सीधा बेनिफिट ही दे दे, उसको मैं सीधा एक शब्द में, ऐसे ही एक वाक्य में समझूंगा, भागते भूत की लंगोट सही। क्योंकि ये सरकार कुछ नहीं देने वाला है, स्कूटी मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए, उसी को लेकर जनता धन्य समझे। क्योंकि सरकार को अगर कुछ देना होगा तो जैसा आपने कहा, आपके जो आरोप है, अरे धैर्य, आपको मौका दे रहे हैं, अधीर मत होइए अशोक जी, आप गंभीर व्यक्ति हैं, आप अधीर मत होइए, बोलने दीजिए उनको। कॉर्पोरेट फैमिली है जो झूठ बोल रहे हैं, मुझे बताइए। अरे आप कर रहे हैं, आप डिबेट नहीं चलने देते अशोक जी, ये गलत बात है। मैं ये गलत बात है, बिल्कुल ये गलत बात है। और ये पता नहीं क्यों चलन कहां से चल पड़ा कि किसी के बीच में कूद के बोलने का, गलत बात है। कोई आपके बीच में नहीं बोल रहा है, बोलिए। डॉक्टर आप कैसी बात करते हैं? डॉक्टर लगाते नाम के आगे, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आप छोटी सी बात आपको मेरी बात से दिक्कत है कि मेरे डॉक्टरेट से दिक्कत है? आप बात नहीं, झूठ बोलेंगे तो मैं झूठ थोड़ी सुनूंगा अपने बैठ के। आपने अमेरिका गया, डॉक्टरेट से क्या दिक्कत है भाई? चैनल के माध्यम हमने आपको कहा कि क्यों तो लोग यही सुनेंगे। सुनाई नहीं पड़ रहा अशोक जी, गलत बात है, सुनाई नहीं पड़ रहा। एक दूसरे क्यों, आपका जब नंबर आएगा तब आप बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए। क्या है ये?
क्यों क्यों तुम भाई गाइड करोगे, हम क्या बोलेंगे? नहीं होनी चाहिए, तुमने क्या कहा? होनी चाहिए। तुमको गाइड क्या किया, बात क्या कर बोले, रहे क्या हो? नहीं? पास गया मेरे, जब मुझे स्टोरी सुना क्यों रहे गाइड कर रहे हो? आप जैसे लोग कभी एंकर को गाइड कर रहे हो, कभी लोग हमको झूठ गाइड बोलेंगे। कर रहे ये तो हो, झूठ मतलब हम बोलते मेरे रहेंगे आप। ना, क्या हम क्या बात बोलेंगे, करते हैं? तुम तय करोगे? ऐसे थोड़ी होगा अरे भाई। भाई हम क्या बोलेंगे, तुम तय करना चाहते हो। झूठ बांटेंगे आप, क्या झूठ बांटे? अब सारा ठेका आप नहीं लिए हो अशोक यादव, ये गलत बात है। सारा ठेका आपके पास नहीं है, झूठ बोलने का छन्नी नहीं आप लेकर आए हो। शांत रहिए बस, हो गया। मेरी डिबेट में ऐसा नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं, नो। मैं आपको ही मौका दूंगा, उनको भी दे रहा हूं। बोलिए ओम सुधा, आवाज बंद करिए, जो डिस्टर्ब करे आवाज बंद करिए बीच में, नो। पेशेंस रखो भैया, पेशेंस रखो, धीरज रखो। सुनिए, भाजपाइयों का दिमाग ऐसे चढ़ा रहता है, मेरे डॉक्टरेट से दिक्कत है। चलिए मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं जिसे कहता हूं मैं भाजपा का हूं, तो इस पूरे मसले पर कोई बात थोड़ी होती है, झूठ थोड़ी सुनूंगा आपका। आप देखिए, एक तरफ सरकार कॉरपोरेट का हजारों लाखों करोड़ रुपया माफ कर रही है, दूसरे तरफ उसी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को डिफेंड भी कर रहे हैं। देश यह भी सोचने पर मजबूर है कि आज की तारीख में यह देश कॉरपोरेट सेक्टर का है या फिर इस देश की जनता का है। यार बताइए, दिक्कत आप अभी देश की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आपके पास व्यापार है, व्यवसाय है कि नहीं है? आप खुद बताइए कि आप व्यापार करते हैं, आप काम कर रहे नहीं कर रहे, आपको आप बेरोजगार हैं? आप बताइए, आप बेरोजगार हैं? अगर आप बेरोजगार के मान लेते, ठीक है डॉक्टर ओम सुधा, ठीक है डॉक्टर ओम सुधा, आपकी बात आगे। बोलो अशोक यादव, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अब बीच में मत कूदिएगा, मैं कह रहा हूं बीच में मत कूदिएगा, बीच में कूदने की इजाजत नहीं है। आप बोलिए। तो नहीं सुनूंगा मैं, बिल्कुल। आप सारा ठेका आप ही ने ले लिया है क्या? पूरे देश का ठेका आपके पास है क्या? क्या बात है? आप अजीब व्यक्ति हैं भाई। मेक इन इंडिया, स्वरोजगार, मुद्रा, हर आदमी हरिश्चंद्र है कहाँ रोजगार? आप हरिश्चंद्र हैं बस, बाकी सारे झूठे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। बकवास में सुनने के लिए बैठा हूं मैं, बिल्कुल आप काम करके आगे बढ़िए सब। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। नकवी साहब को चर्चा मिलेंगे, आप मत बोलिएगा। नकवी साहब बोलिए। सर्टिफाइड पूरा देश बेरोजगार है, नकवी साहब उनको कहना पड़ेगा मैं बेरोजगार हूँ, और बेरोजगार चैनल में बैठ के क्या कर रहे हैं? आपकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो अशोक यादव? आवाज ही नहीं आ रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप जब सच जान रहे हो, सुन रहे हैं, तो आप भी टोक दिया करिए थोड़ा सा कि ये झूठ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा दुर्गेन जी, बस। ठीक है। अब हमको एक लिस्ट दे दिया करो डिबेट से पहले क्या क्या झूठ है, तो हम बता दिया करेंगे, हमें तो नहीं मालूम क्या झूठ है वो। डॉक्टर नकवी, बिल्कुल बिना ठीक है अशोक यादव, चर्चा को डिरेल मत करो भाई। प्रोफेसर कुंडू बैठे हैं, प्रोफेसर ओम सुधा है, क्या आप लोग गजब करते हो भाई। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा, कितनी महत्वपूर्ण, वो क्या सोच रहे होंगे कि कहां आ गए हम चर्चा में। जी नकवी साहब जी, एक अभी जज साहब ने, गवई साहब ने आज ये कहा कि भाई ये देश को, जो लोगों को जो फ्री ब्रिज मिल रहा है, इससे थोड़ा सा लोगों के अंदर काम करने की प्रवृत्ति कम हो रही है, वो आलसी हो रहे हैं। अभी प्रोफेसर कुंडू ने एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर कई देशों का उदाहरण दिया कि जिनको सपोर्ट मिलता है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, वो बेहतर काम करते हैं। लेकिन जस्टिस गवई ने इस बात को कहा कि नहीं, ये रेवड़िया जो फ्री की बांटे जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ये अच्छी बात नहीं है, देश के विकास में दिक्कत है, और जिन लोगों को आपको कुछ देना लेना है उनको मुख्य धारा में लाइए, रोजगार दीजिए, व्यवस्था करिए, इस तरह की चीजें उन्होंने कही। और सरकार को ऐसे नहीं कि आज बीजेपी के बाकी वाली बहुत अच्छी थी, सरकारों का रवैया सब यही है, वन टू ऑल। बिल्कुल नकवी साहब देखिए, ऐसा है जी दुर्गेन जी, ऐसा है कि जो ऑनरेबल जस्टिस गवई साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है, और हम बराबर देख रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का ये तरीका हो गया है कि वो फ्रीबीज को प्रमोट करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाएं अलग अलग स्टेट में दी गई। हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लाडली योजना, ये योजना, इधर आप पार्टी की योजना, इसमें सभी पार्टियां शामिल है, इसमें कोई शक नहीं। जस्टिस ऑनरेबल गवई साहब का जो ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूँ ये लंबे वक्त तक काम करेगा। लेकिन हम जो देखते हैं इस मुल्क के अंदर,
जो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा करूंगा कि उन्होंने ध्यान देना चाहिए था। इस मुल्क को मोनोपोली की तरफ ले गए, चंद कारपोरेट के हाथ में चीजें सौंप दी गई। मैं समझता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस नहीं लिया, खुद सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था कि इस पर भी लगाम लगनी चाहिए थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर देखिए जरा सी लापरवाही हुई, वीवीपैट के बारे में जजमेंट आना चाहिए था, वो नहीं आया। हमारा जो ऑर्गन है, जो जुडिशियल ऑर्गन है, हमारा जो मीडिया है, डेमोक्रेसी में इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इनकी चेक नहीं रहेगी, चीजें खराब होकर रहेंगी, सरकार कोई भी हो, आप ये सरकार हो या आने वाली सरकारें हों, इस दौर में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कमजोर पड़ी, जो इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए हमारे देखते देखते, उससे बड़ा नुकसान हुआ देश का। हमारी सरकार की जो सबसे बड़ी कमी रही, स्टार्टअप, ये सारी चीजें उन्होंने की, उन्होंने किस हद तक की, ये तो सारा आकलन का खेल है कि हम कहेंगे नहीं साहब किया, लेकिन प्रोडक्शन सेक्टर को उन्होंने नहीं बढ़ाया। प्रोडक्शन को अगर बढ़ाते, फैक्ट्रीज बढ़ाते, तो हम चाइना से कॉम्पीट करते। देखिए दुर्गेश जी, जब तक हम चाइना से कॉम्पीट नहीं करेंगे, हम देश में कोई मुकाम पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास हैंड ज्यादा है, हमारे पास मजदूर ज्यादा है। अगर जब इनको ही काम नहीं होगा, यही घर बैठे फ्री का खाना खाएंगे, तो मुल्क का विकास, कंट्री का विकास कैसे होगा? हमको चाइना मॉडल का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना होगा, और इस बात को जो गवई साहब ने कहा है, इसी की तरफ देखते हुए हमें ध्यान देना होगा। कारपोरेट सेक्टर में जो लोन माफ करे गए, उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा, क्योंकि मीडिया आमतौर पर कारपोरेट हाउसेस का है, तो एतराज कौन करे? आज फ्रीबीज के बारे में बात हो रही है, हमें कारपोरेट का लोन जिस अंदाज से दिया है, लोन देना अच्छी बात है, लोन दिलवाना अच्छी बात है, लेकिन लोन को माफ कर देना, राइट ऑफ कर देना, ये सरकार का अच्छा कदम नहीं है, इसको हम नहीं मांग सकते। ठीक है। तो मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली ये बात कहूंगा कि आज की डिबेट में जो प्रोफेसर ने बातें उठाई, जो हमारे और लोगों ने बातें की, बड़ी दुर्गेश जी बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट थी। हमको ऑब्जेक्टिविटी रखनी चाहिए अपनी बात कहने में। हम किसी भी पार्टी के हों, हमारा कोई पॉलिटिकल लीनिंग हो, लेकिन जब सोशल इश्यूज पे आए, जब नेशनल इश्यूज पे हम बात करें, तो हम ईमानदारी से बात करें, फ्रीडम से बात करें और अनबायस्ड होकर बात करें, ताकि नेशनल ग्रोथ होना और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, गरीब लोगों का काम होना। क्योंकि हमारा एक गरीब इंडिया है, एक मालदार इंडिया है। हमको गरीब इंडिया की प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना है, वेलफेयर स्कीम के साथ अडॉप्ट करना है, और हमको मालदार इंडिया की तरफ भी ठीक तरह से टैक्सेशन करके उनको भी मोटिवेट करते रहना है। मेरा ऐसा मानना है दुर्गेश जी। मैं वाकई आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इस डिबेट में मौका दिया, और इसको हम लोगों को और गहन अध्ययन करना चाहिए कि कौन सी स्कीमें चलनी चाहिए गरीबी उन्मूलन की और कौन सी नहीं चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो खुद भी कहा कि रेवड़ी है, इससे देश बर्बाद होगा। जी, उन्होंने खुद कहा, ये बात सही है। मोदी जी ने तो खुद कहा, जनसभा में कहा, खुलेआम कहा कि रेवड़ियां देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उनका कहना और पॉलिसीज में बड़ा फर्क हम पाते हैं थोड़ा सा। वो उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जो स्कीमें, जो इस तरह की स्कीमें हो रही हैं, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा दे रहे हैं। बताइए, वीमेन फ्री ट्रैवल कर रही है, मतलब ये कोई तरीका हुआ? ये बिल्कुल नहीं। गरीब को दे दो, पासेस दे दो, जो हमारा लो इनकम ग्रुप है उसको मोटिवेट कर दो। अभी प्रोफेसर कुंडू ने कहा कि वो बसंत कुंज इलाके में रहते हैं, वो बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं भरना चाहता हूं, मैं सक्षम हूं, लेकिन मैं बिजली का बिल नहीं भर रहा हूं, तो इन्हीं के हिस्से का किसी और को दे दिया जाता। तो ये डिस्पैरिटी है। मैं आ रहा हूं अशोक यादव, आ रहा हूं। डिस्पैरिटी है। अशोक यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर कुंडू ने ओपनिंग रिमार्क में यही कहा कि पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलने की जरूरत है, पॉलिटिकल क्लाइमेट बदला जाना चाहिए, दीर्घकालिक एजेंडा जो है उसको पॉलिटिकल पार्टियों को पेश करना चाहिए। अशोक यादव, टू द पॉइंट। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब सरकार कोई भी पॉलिसी लेके आती है, सरकार कोई भी घोषणा करती है, सरकार कोई भी योजना बताती है, तो वो देश के रईस और गरीब का अंतर नहीं देखती है। वो कहती है कि हमारे लिए सब बराबर है। वहां पर सरकार ये बिल्कुल नहीं कह सकती है कि मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा। वहां पर ये, अगर प्रोफेसर कुंडू साहब अगर इतने दयाल भाव से बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। वहां पर एक दूसरा प्रावधान भी होता है कि आप वहां कॉल करके बता दें कि मुझे ये योजना का लाभ नहीं लेना, मेरा कनेक्शन काट दिया जाए, तो आप बिल पे कर सकते हैं। लेकिन ये गारंटी सरकार, अगर यहाँ पर सरकार ये करे कि भाई आप फ्री दे रहे हैं, मैं आपको दूंगा, आपको नहीं दूंगा, तो यहाँ पर अभी यही लोग कह रहे होंगे प्रोफेसर साहब जैसे, अरे गैस सब्सिडी सुन लो एक मिनट अशोक यादव एक मिनट सुन लो, खाली सवाल ले लो एक।
अशोक यादव सवाल ले लो, अशोक यादव सवाल ले लो। गैस की सब्सिडी बहुत सारे लोगों ने खुद वापस कर दी और ज्यादातर लोगों ने खो दी, गंवा दी, उनकी जबरदस्ती छीन ली गई। तो ये व्यवस्था इसमें क्यों नहीं लागू होती? गैस सब्सिडी तो भाई हमने तो नहीं मना किया था, मेरी भी छिन गई। देखिए दुर्गन जी, मैं आपको एक बात, आपको पता हो कि वहां पर कॉल करके बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पूछा गया था कि आप ये सुविधा लेना चाहते हैं। वहां पर लोगों ने बटन दबाया कि मैं नहीं लेना चाहता, और जिनको मिल रही है, मैं आपको भी बता रहा हूं, मेरे गांव में बहुत लोग हैं जिनको, मैं कह सकता हूं मेरे गांव में 90% लोग हैं जिनको जरूरत है, उनको मिल रही है। मैं गांव की बात करूं तो, और मैं शहर की बात करूं तो जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने उस योजना में अपने आप को पंजीकृत किया हुआ, उनको मिल रही है। लेकिन प्रोफेसर कुंडू साहब की बात से मैं एक बात से असहमति जताता हूं कि वो इस इलाके में रहते हैं, वहां उनका नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी योजना बताती है, कोई भी योजना बनाती है और लागू करती है, तो वो देश की जनता के लिए एक समान, एक हित में लागू करती है। अच्छा, पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलना चाहिए कि नहीं? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पढ़े लिखे नेता लग रहे हो। मैं नकवी साहब की बातों से, दुर्गेश जी बताएं। मैं कह रहा हूं कि आप कुछ कह रहे थे, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं आप, क्या पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, जैसा जिसकी वकालत प्रोफेसर कुंडू ने की? दुर्गेश जी, आपको पता है, मैं जवाब देता हूं। आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि देश में बिल्कुल पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलना चाहिए, और वो 1 लाख युवाओं को राजनीति में सीधा लेके आ रहे हैं पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कह चुके मंच से। अब आप समझो कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो 1 लाख युवा ले जा रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? और आप समझ लो कि गारंटी की गारंटी है उस व्यक्ति की। तो देखिए, मैं पूछ लेता हूं, मैं प्रोफेसर कुंडू को चर्चा में लेता हूं फिर से। ठीक है अशोक यादव, ओके, प्रोफेसर कुंडू को चर्चा में लेता हूं। प्रोफेसर कुंडू, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलने की जरूरत है देश में, और वो अशोक यादव कह रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को ले आएंगे। क्या ये दोनों में कोई समानता है? क्या आप किस पॉलिटिकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वो किस पॉलिटिकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं? प्रोफेसर जी, जब आपने शुरुआत की थी हमारी चर्चा की जी, तब मुझे लगा कि हम लोग राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक जनरल मुद्दा है कि लॉन्ग टर्म वेलफेयर इंटरवेंशन तो होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम ये इंटरवेंशन करेंगे, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी गेन, इलेक्शन टोरल गेन के लिए जो कर रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए। मैं समझता हूं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको काम करना है, फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। लेकिन अगर फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आप काम करना ही छोड़ दें, क्योंकि फल पर अधिकार तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा लाइटर वे में कह रहा हूं जी, कि भारत की जो जनता है वो सोचती है कि भाई हमको फल पर भी अधिकार करने के लिए गारंटी होना चाहिए। तो इसलिए ये गारंटी चाहते हैं कि हमें 3 महीने के अंदर ये मिल जाए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी इसी को रिस्पॉन्ड कर रही है कि अगर जनता ये चाहती है तो हम भी वही करें। मैंने इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में दिल्ली में 2-3 अलग अलग दलों के नेताओं से बात की। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप भी तो फ्री भी देने जा रहे हैं। कांग्रेस के लीडर से पूछा, बीजेपी के लीडर से पूछा। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया मेरे साथ में पर्सनली? मैंने कहा क्या करें प्रोफेसर साहब, एजेंडा तो आम आदमी पार्टी सेट कर रहा है, हमें उसी मुकाबले में हमें भी अनाउंस करना पड़ रहा है, और यही हुआ कि इस बार जितने वहां से मिल रहा है उससे भी ज्यादा हम देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट को चेंज करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की एक लीडरशिप है इस वक्त। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर क्लाइमेट को चेंज करना है तो भारतीय जनता पार्टी को अब कुछ करना पड़ेगा। उनको मोदी जी ने अनाउंस किया है कि सही है कि हम इस पर शॉर्ट टर्म गेन्स से इलेक्शन जीतकर हम लोग नहीं देश को आगे बढ़ा सकते, हमें लॉन्ग टर्म गेन्स को, उन्होंने विकसित भारत का एजेंडा दिया है। तो अगर विकसित भारत का एजेंडा दिया है जिसमें हमारी प्रति व्यक्ति आय $2,500 से 14,000 होने वाली है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर से 77 साल होने वाली है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 7 साल से 15 साल होने वाली है, ऐसे लॉन्ग टर्म विजन जो दिया है उसके लिए काम करें। और इसके लिए पॉलिटिकल क्लाइमेट को बदलने का जो इनिशिएटिव है, पहला इनिशिएटिव जो है, मुझे तो उम्मीद है कि बीजेपी से शुरू होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, अभी जैसे हमारे युवा नेता अशोक यादव ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि 1 लाख युवा को राजनीति में लाएंगे,
तो क्या ये 1 लाख युवा पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलेगा, या वो भी फिर फ्री ब्रिज में वो भी चल जाएगा, भैया मुझे विधायक बनना है, अशोक यादव अगर विधायक बनेंगे, इनको टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी या सांसद का, तो ये क्या कहते हैं कि ना 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 पूरे देश में मोदी जी ये वाला फ्री ब्रिज देंगे, हम अपने यहाँ नहीं देंगे, हम अपने यहाँ बिल्कुल नहीं देंगे। तो क्या ऐसा ये युवा भी कर पाएगा क्या? जी मुझे आप जबरदस्ती एक स्पेकुलेटिव आंसर देने की कोशिश नहीं 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 नहीं, मैं कतई ऐसा नहीं चाह रहा हूं। आप एक्सपर्ट हैं। मोदी जी बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनको समझ में आ गया है कि फ्रीबी का कल्चर से देश का लॉन्ग टर्म विकास नहीं हो सकता, लेकिन उसके अगर पहल अगर करनी है तो बीजेपी से शुरू होनी चाहिए, और बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि इस तरह फ्रीबी से नहीं होता। कुछ कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं कि लोगों को लगता है कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स जो है, मैंने अपने मोहल्ले में, मैं स्लम में जाता हूँ, काम करता हूँ, बोले ये बहुत हो चुका है, हमें यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, पोल्यूशन चाहिए, स्लम में पानी, ये सब चाहिए, अगर थोड़ा पैसा देना पड़े कोई बात नहीं। मुझे लगता है लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आ रही है, और अगर राजनीतिक दल अगर इसको समझें और इसको एड्रेस करें, लेड बाय भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी है इस वक्त देश को आगे ये कल्चर को बदलने की, तो वो इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत जल्दी में, बहुत सभी मेहमानों से मेरा अनुरोध है, बाकी जो लोग बचे हैं बहुत जल्दी में जवाब दीजिएगा, मेरे पास 2 मिनट है। प्रोफेसर ओम सुधा, डॉक्टर कुंडू ने इस बात को कहा कि अगर राजनीतिक माहौल, वातावरण, क्लाइमेट बदलना है तो जो सबसे ताकतवर पार्टी है उसको पहलकदमी भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। मैं तो, हमारे यादव जी ने जो कहा ना, मैं तो मुझे भी लगता है कि मोदी जी ही करेंगे। जैसे उन्होंने, देखिएगा कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता उछले नहीं, आप संभाल लीजिएगा। जैसे कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया, जैसे मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाई, जैसे मोदी जी ने हर अकाउंट में 15 लाख रुपए भेज दिया है। मुझे भी लगता है कि अब भी जो है मोदी जी ये वाला बदलाव भी कर देंगे। थैंक यू। बोलिए अशोक यादव, रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से, 40 सेकंड में, जल्दी से। देखिए मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कि डॉक्टर हो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आज सारा मजाक किरकिरा कर दिया है, इसलिए इस तरह की जवाब दे रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल साफ बताता हूं कि अगर देश मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं करता तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोई चुनाव नहीं जीतती, हारने का सामना करना पड़ता। अगर हम लगातार जीत रहे तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की बात पर लोग नहीं, देश की जनता भरोसा करती है। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता, लोग अगर कुछ कह देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भरोसा देश की जनता करती है तो मोदी जी पर करती है, और उन्होंने जो कहा है वो किया और आगे करके दिखाएंगे। बस आप इस बात को जान लीजिए और इस बात की गांठ बांध लीजिए दुर्गेश जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को एक स्पष्ट तौर पर संदेश देना चाहता हूं कि जो मोदी जी ने कहा है वो किया, और जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। यही मोदी जी की गारंटी है। और जो कुछ लोग परेशान है, व्यक्तिगत हो सकता है इनका कुछ किसी से पीड़ा रही हो, तो इसलिए अपना दर्द बता रहे हैं। तो इसलिए ये भी भारत के नागरिक है, इनकी पीड़ा भी स्वाभाविक है। नकवी साहब, अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की। थैंक यू वेरी मच अशोक यादव। नकवी साहब, अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की। भाई देखिए, ये जो बात कही जा रही है, जाहिर है कि बीजेपी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा फ्रीबीज खत्म करने के लिए, लेकिन हालात ये हो गए कि जुडिशियल इंटरवेंशन हो रहा है। इससे समझ लीजिए कि अब देश कहां पहुंच गया है कि जुडिशरी को नेशनल पॉलिसीज के बारे में बात कहनी पड़ रही है। इसलिए चीजें जो तो खराब हुई, कंसल्टेशन करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, और इस पे कॉमन चीज कही जाएगी कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, तब शायद चीजें बदल सकती हैं। बहुत धन्यवाद। लेट अस होप बेटर। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ओम सुधा, डॉक्टर अमिताभ कुंडू, नकवी साहब, अशोक यादव। बहुत धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, देखा और समझा। महत्वपूर्ण बात है कि सरकारों को दीर्घकालिक एजेंडे पर काम करना चाहिए। 60 टर्म एजेंडा चुनाव जीत दिला सकता है, चुनाव जिता सकता है। एक बात और आई कि जनता अब चाहती है कि उसे 60 टर्म में, उसके 3 महीने में उसे क्या मिलेगा। जनता चाहती नहीं थी, उसे बताया गया कि तुम्हें ये भी मिल सकता है, तो क्यों ना ले, वो ले लिया उसने, और फिर ये चलन चल पड़ा। नमस्कार।